अपन पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर पिछली बार अपन ने क्लोरोफिल वगैरह उनके स्ट्रक्चर वगैरह देख लिया था। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो है वो है डार्क रिएक्शन, या फिर फोटोसिंथेसिस में अपन इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, केल्विन चक्र और C3 साइकिल। अब सबसे पहले इसकी हेडिंग समझते हैं। C3 क्यों बोलते हैं इसको? C3 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो अपना पहला उत्पाद बनेगा वो 3 कार्बन वाला बनेगा, और वो क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। ये 3 कार्बन वाला बनेगा, इसलिए इसको पहले क्या बोलते हैं अपन? C3 साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात है अपने इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा था कि जो एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेना। क्या होता है? एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेना। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है ना कि स्ट्रोमा में टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉरी स्ट्रोमा में टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है अपन को, सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ग्रेना में अपन को प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है ना C3, ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। तो इसको प्रकाश की जरूरत तो है नहीं, किसकी जरूरत है? ओनली टेम्परेचर की जरूरत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओनली टेम्परेचर के प्रेजेंट में होगी, प्रकाश की जरूरत नहीं है। ओके, अगली बात बोल रहे हैं केल्विन चक्र क्या होता है? सॉरी, केल्विन चक्र भी इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केल्विन बेंसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। यहाँ तक चीज समझ में आ गई? ओके, अब अपन को C3 साइकिल समझना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? देखो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? 3 ATP है और 2 NADPH2 है। अब क्या है, देखो, कोई मान लीजिए कोई आर्मी में है, ठीक है, कोई इंसान आर्मी में है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उसको ऐसे बोला जा रहा है कि आपको 1 गिलास दूध दिया जाएगा। कब? जब आप ग्राउंड के 6 राउंड काट लोगे। ठीक है, अपन को लास्ट में इस साइकिल में क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है? ग्लूकोज बनाना है। C6H12O6 बनाना है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए इस चक्र को 6 बार चलना पड़ता है। क्या? एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये चक्र 6 बार चलता है। यानी कि अगर मैं 3 ATP की जरूरत हो रही है और 2 NADPH2 की, तो मैं इसको अगर 6 से इंटू कर लूं तो ये क्या हो जाएगा? 18 ATP और 12 NADPH2 बनेंगे। क्या बोला मैंने? एक ग्लूकोज बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर इस साइकिल में होता क्या है? इस साइकिल में जो होता है वो होता है CO2 का स्थिरीकरण। ठीक है, क्या होता है? CO2 का स्थिरीकरण। और कुल टोटल ATP बनते हैं अपने पास 54 ATP। वो अपन आगे देखेंगे कैसे बनते हैं। और एक क्या होता है? RUBP होता है जो क्या करता है? CO2 को ग्रहण करता है। राइबुलोज फॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको? राइबुलोज फॉस्फेट। राइबुलोज जो फॉस्फेट होता है ना, वो CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है और फिर इससे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ये अपन क्या देखेंगे? पूरे साइकिल के अंदर देखेंगे। ठीक है, आगे अपन साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला अपना टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब अपन देखेंगे साइकिल। ठीक है, ये पूरा साइकिल बन गया अपने पास। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा? जो पढ़ा था वो पढ़ लिया। अब अपना जो समझने वाली चीज है वो क्या है? ये साइकिल है। ये साइकिल जिसको समझ में आ गया ना, ये समझ लेना पूरा C3 साइकिल, पूरी बायोलॉजी समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले अपन को ये देखना है कि जो C2 ग्राही होता है, किसका? C2 ग्राही होता है राइबुलोज फॉस्फेट का। किसका ग्राही होता है? C2 राइबुलोज फॉस्फेट का होता है। तो अपन को मैंने बोला कि ये साइकिल 6 बार चलेगा, तब जाके अपन को 1 ग्लूकोज मिलेगा। 6 बार ये साइकिल चलेगा तब जाके अपन को 1 ग्लूकोज मिलेगा।
क्लियर है। तो 6CO2 को ग्राही कौन होता है? राइबुलोज फॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पर मैंने लिखा नहीं, कोई ना, ठीक है, राइबुलोज फॉस्फेट है। अब ध्यान से सुनिएगा, राइबुलोज फॉस्फेट है वो क्या करता है? रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को की प्रेजेंट में ये एक इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट को अपन हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती, ठीक है, ये मध्यवर्ती होता है। तो अपने हमेशा जब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, जो भी मध्यवर्ती बनता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, क्या होता है? अनस्टेबल। यानी कि ये जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनेगा 6 कार्बन वाला, वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। यहाँ तक चीज क्लियर है? मैंने क्या बोला कि राइबुलोज फॉस्फेट है वो इंटरमीडिएट बनाएगा, मध्यवर्ती जो अस्थायी होगा। ओके, अब ये क्या करेगा? हमेशा याद रखना कि कार्बोक्सिलेज 6 वाटर जोड़ेगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ेगा, और कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो क्या करेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करेगा। क्या बोल रही हूं मैं? इंटरमीडिएट से कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं है अपन इंटरमीडिएट लिखे भी, सीधा यहाँ से अपन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना सकते हैं। जहां अपन ने पीछे ये पढ़ा था कि 3 कार्बन वाला क्या बनता है, पहला जो प्रोडक्ट होगा वो अपना कितने कार्बन वाला बनेगा? 3 कार्बन वाला बनेगा, और मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके? 12 मॉलिक्यूल होंगे। और अब जो ये 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है वो क्या होगा? स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी। 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा जो स्थायी होगा। पहले इंटरमीडिएट बनाया था जो अनस्टेबल था। ओके, आगे अपन बात करते हैं काइनेज एंजाइम। जहां भी अपन बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एज जहां लग जाता है ना, काइनेज एंजाइम हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे जुड़ क्या रहा है? यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा फॉस्फेट। क्या बोल रही हूँ मैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर काइनेज एंजाइम हमेशा जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। तो 2 फॉस्फेट हो गए ना, 2 फॉस्फेट हो गए, तो डाई PGA, तो डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक चीज क्लियर है? ओके, अब जब अपन ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत सारी ग्राहियों से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ग्राहियों से गुजरते हैं तो ATP और NADP का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे बात देखना, ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, वो क्या करेगा? 12 NADPH2। मैंने वहां पहले भी बताया था कि ये क्या था? 2 NADPH2 था, 2 NADPH2 था। ये चक्र 6 बार चलेगा, इसलिए 12 NADP2 को 6 से इंटू कर लो तो 12 NADPH2। ओके, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या अपन जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन ये चीज देखते हैं कि जब एसिड होता है ना, चलो मैं रिएक्शन ही बताती हूँ। एसिड होता है जैसे कि CH3COOH, इसका जब अपन क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सो ये NADP है, और NADP से NADPH2 बनेगा। ओके, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसको मिल गया, एक हाइड्रोजन इसको, H2 था, तो अपने पास क्या बनेगा? CH3CHO। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको छोड़ो, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। यानी कि जब NADP का अपचयन होगा तो अपन को फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मिलेगा। क्या? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का जब अपचयन होगा NADPH2 की उपस्थिति में, तो एसिड से हमेशा अपचयन होने पर एल्डिहाइड बनता है। यहाँ तक चीज क्लियर है? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स है। 12 मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कभी भी एक साथ वर्क नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? टुकड़ों में वर्क करते हैं। ठीक है, अब अपन जैसे इसको टुकड़ों में बांटा है 2, 5, 3 और 2 में। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अपन 5 वाला। ठीक है, 5 वाला देखते हैं। 5 वाले में क्या होता है?
देखो फास्फोट्रायो आइसोमरेज एंजाइम होता है। अब जो आइसोमरेज एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, DHAP बनाएगा, डाई हाइड्रो एसीटोन फोस्फेट, यानी कि एल्डिहाइड और क्या बना रहा है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3O, ये एसीटोन होता है, यानी कि फास्फोट्रायो आइसोमरेज है ना, वो एसीटोन बनाएगा, डाईफॉस्फो एसीटोन बनाएगा। ओके, अब इसके भी जो 5 मॉलिक्यूल्स है ना वो एक साथ वर्क नहीं करते, ये भी क्या है, टूटेंगे। किस और इसको तोड़ेगा कौन, ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है वो तोड़ेगा और क्या बनाएगा टूट के, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट तो था ही, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांसकीटोलेज की वजह से क्या बनेगा, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पे एसीटोन फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज भी कैसा होता है, ग्लूकोज जैसा होता है, तो फ्रक्टोज फॉस्फेट की उपस्थिति में टूटेगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। डाई से यानी कि फॉस्फेटेज एंजाइम एक फॉस्फेट को हटा देगा, जब फॉस्फेटेज एंजाइम एक फॉस्फेट को हटा देगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ही तो बचा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बचा। इसके पहले भी 3 मॉलिक्यूल्स है तो अब भी 3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ तक चीज क्लियर है। लेकिन अब ये भी 2 में टूटेगा। अब हमेशा याद रखना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब टूटता है तो एक तो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। मिल गई है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब देखना, ये जो 2 ट्रांसकीटोलेज और ये भी ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंट में इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना रहा था, ये भी ट्रांसकीटोलेज और ये भी ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंट में क्या बना रहा था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना रहा था। ओके, अब है इसकी बात करते हैं स्यूडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, स्यूडो हेप्टुलोज 7 जो फॉस्फेट है ये क्या करता है, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट जोड़ लेगा तो 1,7 डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, एक फॉस्फेट जोड़ेगा तो 1,7 डाइफॉस्फेट बनेगा। और वही है जैसे यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज था और ये भी ट्रांसकीटोलेज 2, ये दोनों सारे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम मिलके इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का निर्माण कर देंगे, जो कितने कार्बन वाला होगा, 4 कार्बन वाला और 2 मॉलिक्यूल्स वाला होगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखना, ये भी ट्रांसकीटोलेज, ये भी ट्रांसकीटोलेज, ये जो 2 है ना ये सब 2 मॉलिक्यूल वाले ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं। तो ये ट्रांसकीटोलेज और क्या बनाएगा, जाइलोज 5 फॉस्फेट, क्या बनाएगा, जाइलोज 5 फॉस्फेट। और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट क्या बनाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करेगा। अब ये राइबोज फॉस्फेट ये सब मिलके ना राइबुलोज फॉस्फेट बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट और ये सारे ट्रांसकीटोलेज मिलके राइबुलोज फॉस्फेट का निर्माण करेंगे। और ये सारा चक्र ना ऐसे ही चलता जाएगा, 6 बार होती है क्रिया, इस वजह से ये चक्र होता है। और शायद ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।